Hello everyone. So this would be second class related to South American continent. I am discussing South American continent again because it was in debate last year due to the forest fires of Amazon basin. तो अमेजन बेसिन में पिछले साल लगने वाली आग के कारण से ये डिबेट में था लास्ट ईयर, और उसका अपना ग्लोबल क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है जो आगे आग लगती है। उन सब चीज़ों के विषय में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कुछ सारी चीज़ें थी जो बची हुई थी, छूटी हुई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग more about all those things related with the South American continent. So as you can see on the map that the equatorial line passes from Brazilian lands, and this region means between 23.5 and 23.5 is called tropical region. इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है। तो ये जो 23.5 डिग्री वाला यहाँ पर एरिया है ब्राजील का, दिस एरिया इज वेरी हॉट एरिया, गर्म एरिया है जहाँ पर पूरे साल टेम्परेचर हाई रहता है। एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द रीजन इन दिस ट्रॉपिकल जोन, जनरली प्रेसिपिटेशन इज एक्सपीरियंस्ड थ्रू आउट द ईयर। हर दिन लगभग बारिश होती है। तो जब किसी भी क्षेत्र में हर दिन बारिश होती है तो जाहिर सी बात है जितनी बारिश होगी उतनी ज्यादा ग्रीनरी होगी। सो बिकॉज ऑफ द एवरीडे रेनफॉल, डेंसिटी ऑफ ट्रीज इज वेरी हाई। जो ट्रीज हैं वो छोटे से छोटे घास से लेकर के बड़े से बड़े ट्रीज मिलते हैं। सो द पैटर्न ऑफ वेजिटेशन इज 5 लेयर्ड पैटर्न फ्रॉम स्मॉल ग्रासेस अप टू ट्रीज ऑफ अराउंड 60 मीटर हाइट, 60 मीटर तक के पेड़ भी जो है वो मिलते हैं। उसी तरीके से जो वहां पर आप ये कह सकते हो फाउनल बायोडाइवर्सिटी है, जो जैविक विविधता है वो भी बहुत ज्यादा है। इंसेक्ट्स से लेकर के रेप्टाइल्स से लेकर के बड़े बड़े हाथी तक वहां पर मिलते हैं। सो द फाउनल बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी बोथ आर वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं बात करूं जैसे रेप्टाइल्स में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा एनाकोंडा के बारे में, सबसे बड़े सांप होते हैं। एनाकोंडा पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन ऑल दोज मूवीज विच आर बेस्ड ऑन द एनाकोंडा स्नेक्स। तो एनाकोंडा भी जो होते हैं, एनाकोंडा टाइप के और भी सारे सांप जो होते हैं, दे ऑल दीज काइंड ऑफ स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन। बट ईयर बाय ईयर फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन इज रिड्यूसिंग, एंड दैट हैज क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। मैंने पहले बताया द एरिया इज वेरी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। तो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया होने के कारण से वो जो है उसको बोला जाता है एक तरीके से कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का वो इन्हीं सारे फॉरेस्ट से होता है। बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एरियाज, द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण से जंगलों को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। उनको ये भी बोला जाता है कि ये जो फॉरेस्ट है, द फॉरेस्ट हैज बीन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। सो बिकॉज दीज रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इन द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो वहां के फॉरेस्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को भी धीरे 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 जो है वो घटा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंस है। बट मोस्ट ऑफ द ट्राइब विच इज मीन्स मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ दिस अमेजन रिवर, अराउंड दिस अमेजन रिवर, जो यहाँ की अमेजन बेसिन है,
इस ट्राइबल ट्रैक्ट, ज्यादातर एरिया जो है वहां पर जनजातियां बहुत सारी निवास करती हैं। यानो मामी नाम की एक जनजाति है जो वहां की सबसे बड़ी जनजाति है। सो यानो मामी ट्राइबल्स आर द मीन्स लार्जेस्ट ट्राइबल्स इन दैट एरिया। और जो ट्राइबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे डू स्लैश एंड बर्न काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो झूमिंग कृषि भी, जैसे भारत में झूमिंग कृषि होती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो उसी तरीके से वो लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो करते हैं, झूमिंग तरीके की कृषि करते हैं। और जो वो झूमिंग की तरीके की कृषि करते हैं उसके कारण से जब जो सूखे का मौसम होता है, ड्राई सीजन जो होता है, जैसे जो ये आपका अप्रैल मई के बाद जो मंथ्स आते हैं, जून जुलाई वाले मंथ्स, सितंबर वाले मंथ्स, द मंथ्स विच आर वेरी ड्राई एंड हैज हाईएस्ट टेम्परेचर, व्हेन हाईएस्ट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन दोज मंथ्स जनरली द फॉरेस्ट कैच फायर। जो जंगल होते हैं वो किसी न किसी तरीके से आग पकड़ लेते हैं इन सारी प्रैक्टिसेस से, और जंगल लगातार जलते रहते हैं। When the forest start burning, they burn for a very long period. लगातार जलते रहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और इवन इट कैन बी मोर देन ए मंथ। तो इस तरीके से फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट धीरे धीरे से रिड्यूस हो रहे हैं। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, ए रिपोर्ट इन 2018 said that 17% of the total forests have been reduced up to 2018. 2018 तक लगभग 17% फॉरेस्ट जो है उनका एरिया कम हो चुका है। तो आप सोचो कि इतनी ज्यादा गति से एरिया जो कम हो रहा है, वो एरिया जो है वो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है वो रिड्यूस करते हैं, उसमें जो है वो कमी आएगी, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में कमी आएगी। द क्लाइमेटिक पैटर्न्स कैन चेंज, जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, जो जलवायु का एक प्रक्रम है, निश्चित प्रक्रम है, उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स it is very, you can say, dangerous for the global climatic pattern। ये global climatic pattern के लिए बहुत डेंजरस है। प्लस और भी रीजन है फॉरेस्ट फायर्स जो वहां पर आ रही हैं, जैसे द माइनिंग एक्टिविटीज, लिवस्टॉक फार्मिंग जो वहां पे होती है, और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो इसके सब के कारण से ये एरिया जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। 2019 में जो रेन फॉरेस्ट थे ब्राजील में बहुत ही ज्यादा इंसिडेंट्स हुई फॉरेस्ट फायर की। सो द टोटल इंसिडेंट्स दैट वर रिकॉर्डेड वर अराउंड 72,843, लगभग 72,843 घटनाएं रिकॉर्ड की गई ब्राजील में टोटल फॉरेस्ट फायर की। एंड इन दैट 50% वर इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया ओनली। जो अमेजन बेसिन का वर्षा वन है उसमें से 50% तो खाली उन्हीं सारे एरिया में हुई। तो आप सोचो कि किस तेजी से ड्रास्टिकली अमेजन फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं और उनपे इन फॉरेस्ट फायर्स का कितना असर हो रहा है। इट वॉज इन डिबेट लास्ट ईयर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू। प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे नेट में पूछ सकते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ। सो आपको ये माइंड में रखना है। प्लस मैंने देखा है कि यूपीएससी में देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड रिलेटेड टू दिस इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहां से किस किस कंट्री से होकर के पास हो रही है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। मेक ए नोट, वहां पे आप ये रिकॉर्ड करते जाओ। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं, इफ यू थिंक दीज वीडियोस आर इंफॉर्मेटिव, इज हेल्पिंग यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ
योर एग्जाम। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो अब इसके बाद जो कुछ चीजें और थी इंपॉर्टेंट, उन सारी चीजों को भी हम थोड़ा सा मैप पर देखेंगे। विच आर इंपॉर्टेंट अदर देन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। So Amazon is the largest river in South American continent. You can see here, this is Guiana Highland region. यहाँ पर आपके जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, इन दोनों के बीच में between Guiana Highland and Brazilian Highland, the river that flows is the Amazon River. Amazon River covers around 6400 kilometers of area. लगभग इतने एरिया में ये पूरी फैली हुई है। And there are many tributaries of Amazon that drain their water in the Amazon basin. बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो अपना पानी अमेजन बेसिन में ले जा करके डालती हैं। तो ये अमेजन रिवर हो गई। अमेजन रिवर के नॉर्थ में गुएना आइलैंड्स के आसपास एक रिवर है विच इज कॉल्ड ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओरिनोको की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं चुरून रिवर। So Churun River is a tributary of Orinoco where Angel Falls are located. Angel Falls are located in Venezuela. These falls has height of 979 meter. इनकी जो हाइट है वो है 979 मीटर। और ये बोला जाता है कि जो एंजल फॉल हैं ये विश्व के सबसे ऊंचे फॉल हैं अनइंटरप्टेड, जिनमें बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, रोक नहीं है। सो दीज आर वर्ल्ड्स हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल्स। आपको याद रखना है कि एंजल फॉल कहाँ है, वेनेजुएला में है, चुरून रिवर पर है विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको रिवर। तो इधर ओरिनोको रिवर है, उसके बाद अमेजन के साउथ में ही साओ फ्रांसिस्को रिवर है, साओ फ्रांसिस्को रिवर। और आप यहां पर देखेंगे और नीचे आएंगे तो आपकी पराग्वे के आसपास जो पराना रिवर है, पराना रिवर इज लोकेटेड हियर एंड ऑन द माउथ ऑफ पराना रिवर ब्यूनस आयर्स एक सिटी है साउथ अमेरिका की, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। सो ब्यूनस आयर्स इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ दिस पराना रिवर। देन कोलोराडो रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियो नेग्रो रिवर ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रिवर है। कोलोराडो रिवर जो है जाकर के अपना वाटर ड्रेन करती है गल्फ ऑफ ब्लैंका। यहाँ पर है गल्फ ऑफ ब्लैंका, उसमें ये अपना वाटर ड्रेन करती है। जो रियो नेग्रो रिवर है गल्फ ऑफ सैन मैटियास है, गल्फ ऑफ सैन मैटियास MATIYAS, यहां पर जाकर के अपना वाटर ड्रेन करती है। सो दिस रिवर इज इंपॉर्टेंट। देन टिटिकाका लेक इज इंपॉर्टेंट। टिटिकाका लेक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिटिकाका लेक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बोलिविया एंड पेरू। ये जो टिटिकाका लेक है इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बोलिविया एंड पेरू। सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि अराल सी जैसे है एशिया में, वो किस किस के बीच में बॉर्डर बनाता है, ऐसे इससे भी रिलेटेड में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो इट इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बोलिविया एंड पेरू। एंड वन थिंग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज दैट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इनका सिविलाइजेशन। आपने इनका सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। 2013 के यूजीसी के पेपर में एक क्वेश्चन था कि इनका सिविलाइजेशन किस कंट्री की सिविलाइजेशन थी, इनका सभ्यता किस कंट्री की, किस देश की सभ्यता थी। सो इनका सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड द टिटिकाका लेक। इट इज रिटन इन मैनी बुक्स एंड इट वाज ए सिविलाइजेशन ऑफ पेरू। जो पेरू देश है वहां की सिविलाइजेशन थी इनका। तो आपको ये दिमाग में रखना है। यहीं पर एक सिटी है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट सिटी लीमा। उसी तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटी है रियो डी जेनेरियो। ब्यूनस आयर्स मैंने आपको बता ही दिया है। फोर्टलेजा इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सो दिस ऑल वर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देन दिस साइड देयर आर
3 islands which are located in east side of South America: Falkland Island, South Georgia Island and South Sandwich Island. अब ये आइलैंड जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ BOT, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी. देयर आर 14 टेरिटरीज इन ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी. तो आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का विच टेरिटरीज आर पार्ट ऑफ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, कौन कौन सी टेरिटरीज भाग हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. तो ये तीनों जो हैं ये ब्रिटिश BOT का पार्ट है एंड दीज आर मींस बेसिकली कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम. तो ये बोला जाता है कि यूके रिटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस. इनके जो विदेशी नीतियां होती हैं या विदेशी संबंध होते हैं और इनका जो रक्षा विभाग होता है डिफेंस, उसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की होती है. लेकिन दे आर सेल्फ गवर्निंग आइलैंड्स. ये सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस इज टेकन बाय द यूनाइटेड किंगडम. सारी की सारी उसकी जिम्मेदारी जो ली जाती है वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ली जाती है. सो दीज आइलैंड्स आर इम्पोर्टेंट. फॉकलैंड के आसपास ही फॉकलैंड करंट चलती है, ओशनिक करंट, दैट विल डिस्कस इन द when we'll be doing these oceanic currents and all. So these were the important things related with the South American continent. Do read it, remember it, and like, share and subscribe if you like this lecture. Thank you very much.